Hello everyone, this is Suraj Kashyap and today we are going to look into historical background of Indian Constitution। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू चार्टर एक्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के द्वारा एवोल्यूशन हुआ ब्रिटिश इंडिया में, और हमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ली हैं आज के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो आइए डिस्कस करते हैं इस बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ ट्रेड करने आई थी कैसे पूरे भारत पर रूल करने लगी, और फिर कैसे वो पावर क्राउन को ट्रांसफर हुई और फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट बना। यह स्टोरी सिर्फ एक्ट्स और लॉज की नहीं होगी, यह एक पावर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। पहले हम देखेंगे कंपनी रूल को, देन हम देखेंगे क्राउन रूल को, देन हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ इंडिया। अगर आप स्लाइड्स को देखें तो तीन क्लियर फेजेस दिखते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल, जहाँ पे सिर्फ कंपनी कंट्रोल कर रही थी। दूसरा, क्राउन का कंट्रोल, जहाँ पे सिर्फ क्राउन कंट्रोल कर रहा था। और तीसरा, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम। ये जर्नी स्मूथ नहीं रही थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन की और हमारे फ्रीडम पाने की। इसमें क्राइसिस थे, रिवॉल्ट थे और ग्लोबल प्रेशर था, और हर क्राइसिस के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को नए लॉज बनाने पड़े। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वाई दीज एक्ट्स वर नीडेड। पर उससे पहले हम थोड़ा टाइमलाइन को डिकोड करते हैं, क्योंकि बिना टाइमलाइन समझे स्टोरी इनकम्प्लीट रहेगी। आइए देखते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ द्वारा, लेकिन एक्चुअल टर्निंग पॉइंट जो है वो आता है 1765 में, जब उसे दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। इसका मतलब क्या था? कंपनी अब सिर्फ ट्रेडर नहीं रही थी, वो ट्रेड नहीं कर रही थी, रेवेन्यू कलेक्टर बन गई थी। वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। फिर आता है 1857 का रिवॉल्ट, एक मैसिव शॉक, और उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर जो चार्ज है वो कंपनी से हटके सीधा क्राउन के पास चला जाता है डायरेक्टली। अगर आप स्लाइड को देखेंगे तो ये आप क्लियरली विजुअली देख सकेंगे कि यहाँ टू फेजेस दिखाए गए हैं। पहला, कंपनी रूल, जिसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट होती है, ट्रेड से एडमिनिस्ट्रेशन का शिफ्ट होता है और पार्लियामेंट स्लोली कंट्रोल लेना स्टार्ट करती है। दूसरा, क्राउन रूल 1858 से 1947 तक, जहां डायरेक्ट सोवरेनिटी हमें देखने को मिलती है बाय ब्रिटिश क्राउन। इंडियंस को ग्रेजुअली रिप्रेजेंटेशन मिलता है और फाइनली इंडिपेंडेंस का पाथ ओपन होता है इंडियंस के लिए। तो दोस्तों, आप ये एक बात समझ लो कि हर फेज जो था वो एक एक्सपेरिमेंट था, और हर एक्सपेरिमेंट के बाद एक नया एक्ट आता था। दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो भी एक्ट्स इंडिया में लाए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए, वो एक्चुअली इंडियंस के अपलिफ्ट करने या उनके डेवलपमेंट के लिए नहीं थे। वो एक्चुअली थे उस क्राइसिस को डील करने के लिए जो वो अपने मिस गवर्नेंस और सेल्फिश नेचर की वजह से क्रिएट करते थे। उन क्राइसिस को सुधारने के लिए मेजरली वो एक्ट्स पास किए जाते थे। जैसा कि आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, यहाँ हर एक्ट से पहले एक क्राइसिस है, देन एक एक्ट आता है, देन फिर एक क्राइसिस आता है, देन एक एक्ट आता है, देन फिर एक क्राइसिस आता है, देन एक एक्ट आता है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, वो यह एक रूल फॉलो करता है जिसमें पहले क्राइसिस आता है, देन एक्ट आता है, देन कंट्रोल आता है। जैसे कि हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस समय पे, वो करप्शन, मिसमैनेजमेंट और बंगाल फेमाइन जैसे डिजास्टर से जूझ रही थी। रिजल्ट क्या था? क्राइसिस था, ये था कि हमारे पास करप्शन था, मिसमैनेजमेंट था एंड बंगाल फेमाइन थी। रिजल्ट क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया। एक दूसरा इसी तरह एक दूसरा क्राइसिस आया 1857 में। यह सिर्फ एक रिवेलियन नहीं था, एक कंपनी रूल की लेजिटिमेसी को हिला देने वाला एक इवेंट था। देन उसके बाद कंपनी क्या करती है, 1858 का कंट्रोलिंग रेवेलियन एक्ट और एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस पास करती है। देन उसके बाद दोबारा एक क्राइसिस आता है जिसमें वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वीक हो चुका था, इंडिया में मास मूवमेंट पीक पर थे, और इसका रिजल्ट होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके तहत हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि एवरी रिफॉर्म इमर्ज फ्रॉम क्राइसिस, नन वर प्योरली वॉलेंटरी कंसेशंस। ओके, मतलब सिंपल है, ब्रिटिश ने कभी पावर विलिंगली नहीं दी, हर बार उन्हें मजबूर किया गया बाय क्राइसिस, बाय रेजिस्टेंस और बाय प्रेशर, तब जाके उन्होंने ये एक्ट्स जो हैं वो पास किए। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक करके सारे एक्ट्स के बारे में, फ्रॉम 1773 टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस। अब एक एक करके हम इन सारे एक्ट्स के बारे में देखेंगे। पर एक्ट्स को देखने से पहले हम उनके बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बैकग्राउंड में क्या जरूरत थी कि उन एक्ट्स को पास करना पड़ा। क्योंकि हम एक्ट्स तो बुक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें अगर उनका बैकग्राउंड पता होगा तो हमारी मेमोराइजेशन
की जो पावर है उससे हम बेटर रिकॉल कर पाएंगे कि अगर बैकग्राउंड ये था तो इस वजह से ये एक्ट पास करने की जरूरत पड़ी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब सवाल ये आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे मल्टीपल क्राइसिस थे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 1765 के बाद जो है जो कंपनी को है वो दीवानी राइट्स मिल चुके थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल पावर बन गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी, और वो गवर्नेंस को लैक करते थे पूरी तरीके से, क्योंकि वो मेनली ट्रेडर्स थे ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट्स थे। दूसरा रीजन ये था कि करप्शन करप्शन प्राइवेट ट्रेड, ब्राइवरी और मिस गवर्नेंस। कंपनी के ऑफिशियल प्राइवेट ट्रेड, ब्राइवरी और एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व थे। सिस्टम कंप्लीटली करप्ट हो चुका था। थर्ड, बंगाल फेमाइन ऑफ 1773। सबसे बड़ा शॉक बंगाल फेमाइन ऑफ 1770 था। लाखों लोग मारे गए और कंपनी फेल हो गई थी बेसिक गवर्नेंस में। क्रॉप फेलियर के बाद भी यहाँ पे टैक्सेशन में रिलैक्सेशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी बंगाल फेमाइन में। और इस, इसका एक और मेजर रीजन ये था कि कंपनी जो है वो खुद दिवालिया हो चुकी थी, खुद फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुकी थी। वो इस एज पे आ चुकी थी कि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगना पड़ा था। एंड द लास्ट वन रीजन वाज दैट पार्लियामेंट्री कंसर्न। ब्रिटेन का पार्लियामेंट को ये रियलाइज हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी को सोवरेन पावर देना विदाउट कंट्रोल बहुत ही डेंजरस है। इसलिए पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत है। इस वजह से हमारा लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आइए हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के प्रोविजंस की, इसके तहत क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। तो अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या चेंजेस लाए। पहला तो ये कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें, सॉरी, जो गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जो कि फर्स्ट थे हमारे वेरेन हेस्टिंग। साथ ही साथ उनके साथ 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई, जिसमें डिसीजन जो है मेजोरिटी से होना डिसाइड। मद्रास एंड बॉम्बे जैसे प्रोविंसेस जो प्रेसिडेंसीज थी उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के इन मैटर ऑफ वॉर, पीस एंड डिप्लोमेसी में। यहाँ से इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की ये बिगनिंग होती है कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है वो एक तरीके से हेड बन जाते हैं पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे, कि वो जो डिसाइड करेंगे वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट होगा। दूसरा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं बाई द क्राउन, जिनको राइट था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स और कुछ केसेस में इंडियंस पे भी जुरिस्डिक्शन का। साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। कंपनी के डायरेक्टर्स का जो है टेन्योर फिक्स किया जाता है 4 ईयर्स का। प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट पे पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। कंपनी को जो अपनी रिपोर्ट्स होती थी, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू रिपोर्ट, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भेजनी होती थी। तो दोस्तों, ये एक एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। इसी के साथ बिगनिंग होती है हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में पार्लियामेंट्री कंट्रोल का ओवर कंपनी रूल। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नेक्स्ट एक्ट और भी क्लियरिटी लाने वाला, जो कि था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आइए हम देखते हैं उसका बैकग्राउंड पहले हम देखेंगे, देन फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को हम देखेंगे। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सिस्टम इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। कन्फ्लिक्ट का, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का, गवर्नर जनरल वर्सेस एससी का। यहाँ क्लैश हुआ गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इवन इंडियंस पर भी। क्वेश्चन उठ गया, कौन रूल करेगा, कंपनी या फिर कोर्ट। सेकंड, इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट ने रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इससे गवर्नेंस स्लो हो गया, ऑफिशियल्स डरने लगे डिसीजन लेने से। कंपनी जो है वो ऑफिशियल्स को भी प्रोसिक्यूट कर रही थी, उनके ऑफिशियल्स एक्ट जो उन्होंने ऑफिशियल एक्ट जो उन्होंने अपनी सर्विस में किए थे उसके लिए। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है इसी दौरान नंद कुमार का एक कॉन्ट्रोवर्शियल केस, जिसमें कोर्ट ने जिसमें राजा नंद कुमार केस में जुडिशियल मिसयूज का एक्विजिशन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली नंद कुमार केस ये था कि जो नंद कुमार हैं वो वेरेन हेस्टिंग पे ब्राइवरी के चार्ज लगाते हैं, लेकिन उल्टा गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके खिलाफ फॉर्जरी का
झूठा मुकदमा चलाती है और उन्हें डेथ सेंटेंस दे देती है। तो इससे इंडियंस का है जो वो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट पे से भरोसा उठ जाता है कि ये जुडिशरी जो है वो इंडियंस के लिए नहीं है और इंडियंस को ये न्याय नहीं दे सकती है। तो इस वजह से इस वजह से ये नीड महसूस हुई कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। तो आइए हम देखते हैं एक्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब इसका बैकग्राउंड देखिए। अब हम एक्ट को देखेंगे। तो दोस्तों 1781 के एक्ट का मेन जो काम था वो ये था कि इस कंफ्यूजन को सॉल्व करना कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच कंफ्लिक्ट ना रहे। इस एक्ट के दौरान जुडिशियल लिमिट्स जो है वो डिफाइन करी गई। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन थी वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई, सिर्फ कलकत्ता टाउन तक लिमिटेड, पूरे बंगाल पर नहीं, पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी पे नहीं थी उनकी जुरिडिक्शन, वो लिमिट कर दी गई। दूसरा, जो रिवेन्यू मैटर्स है उनसे कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है उसको बाहर कर दिया गया। यहाँ से एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी है वो प्रोटेक्ट होती है। साथ ही साथ रिकॉग्निशन किया गया पर्सनल लॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम का। सिविल डिस्प्यूट में अब कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है तो उसमें हाँ हिंदू मुस्लिम को हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत ट्रायल किया जाना था। और साथ ही साथ जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्हें कोर्ट के एक्शन से बाहर कर दिया जाता है अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी एक्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर गवर्नर जनरल और काउंसिल कोई भी अगर एक्ट पास करती है ऑफिशियली तो उसे नॉन जस्टिशिएबल बना दिया जाता है कोर्ट में, हमारे एससी में। तो दोस्तों इस एक्ट ने एक क्रूशियल क्लैरिटी दी। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग डोमेन्स में काम करेंगे, लेकिन अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम बाकी थी, कंट्रोल लंदन के पास कैसे होगा, क्योंकि अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही मेजरली रूल कर रही थी। इसके बाद हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, लेकिन उससे पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट को एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसी एक्ट के दौरान जो क्राउन है वो डायरेक्टली स्टार्ट करता है कंट्रोल करना इंडिया को पहली बार इनिशियली। तो उससे पहले हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं। आइए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1770। इसे लाने का सबसे मेन रीजन ये था दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट और अमेंडिंग एक्ट के बाद भी जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि कंपनी को कंप्लीटली फ्री छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, कंपनी अभी भी करप्शन कंपनी में अभी भी करप्शन एग्जिस्ट करता था, गवर्नेंस वीक था, मतलब अर्लियर रिफॉर्म तो थे वो इनइफेक्टिव थे। साथ ही साथ एससी और एग्जीक्यूटिव में तो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल ही रहा था, लेकिन अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो हैं वो बढ़ रहे थे, जैसे लेजिस्लेशन वर्सेस एग्जीक्यूटिव्स का। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी, तीनों मेन प्रेसिडेंसी ईआईसी की अलग अलग पॉलिसी को फॉलो कर रही थी। कोई यूनिफॉर्म कंट्रोल था ही नहीं, सिस्टम जो है बिल्कुल एकदम केओटिक हो गया था ना। मद्रास में अलग पॉलिसी चल रही थी, वो बंगाल से डिस्कस नहीं करते, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी अपना अलग अलग काम करने में लगी हुई थी। तो इसी के दौरान जो है हमें देखने को मिलता है प्रेशर फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटिश पार्लियामेंट रिपब्लिक दोनों एंग्री थे कि एक प्राइवेट कंपनी को इतना पावरफुल होना अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो एक सोवरेन कंट्री को ऐसे रन नहीं कर सकती अपने हिसाब से बिल्कुल। देन आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल है कम से कम वो डायरेक्टली लंदन के हाथ में होना चाहिए, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होना चाहिए। कंपनी रहेगी बट रियल पावर जो है वो अब क्राउन के पास शिफ्ट होनी चाहिए, क्राउन की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। तो अब आइए हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये स्टार्ट करने से पहले हम ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इसे पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट इसलिए भी कहते हैं कि उस टाइम जो है विलियम पिट जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए ये उनके सरनेम के बेस पे इसे पिट्स इंडिया एक्ट बुलाया जाता है। तो इसके हम प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें डुअल सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज किया जाता है कि जो पॉलिसी है वो क्राउन बनाएगा और पॉलिसी का एग्जीक्यूशन है वो कंपनी करेगी। सबसे पहले इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी बनाया जाता है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं जो कि सारे के सारे ब्रिटिश कैबिनेट से होते हैं, जिनको पूरा राइट दिया जाता है कि वो इंडिया की सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, और ये लंदन में होता है इनका ऑफिस। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया जाता है और इनका केवल फंक्शन होता है कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना इंडिया का, और अंडर बीओसी की अंडर साइड में ये इंडिया के कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे पहली बार जो ईआईसी की टेरिटरीज हैं उन्हें ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कह के बुलाया जाता है। और साथ में ही जो गवर्नर जनरल होता है उनकी जो पावर है और दोनों प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे और मद्रास में और भी स्ट्रेंथन करी जाती है ताकि सेंट्रलाइजेशन और ज्यादा हो सके इस वजह से। और जो काउंसिल बनाई गई थी 1773 एक्ट रेगुलेटिंग के दौरान, जिसमें 4 मेंबर बनाए गए थे, उन्हें रिड्यूस कर दिया जाता है 3 के दिन पे, ताकि जो डेडलॉक हैं डिसीजन पास होने में उनको रिड्यूस किया जा सके। तो दोस्तों ये एक्ट एक ब्रिज था कंपनी रूल से क्राउन कंट्रोल की तरफ ट्रांजिशन का, लेकिन अब क्राउन ये चाहता था कि एग्जीक्यूटिव को और स्ट्रांग बनाया जा सके, जिससे कि ईआईसी की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खत्म करी जा सके। और इसी को देखते हुए जो है हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्ट ऑफ 1786।
इससे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। फ्रेंड्स, ब्रिट्स इंडिया एक्ट ने कंट्रोल तो स्टैब्लिश कर दिया था, लेकिन एक मेजर बोटलनेक अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। गवर्नर जनरल उतना पावरफुल नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज जो कि रैपिडली एक्सपेंड हो रहे थे, और उनको मैनेज करने के लिए क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत थी, जो कि काउंसिल के रहते हुए नहीं हो पा रही थी। दूसरा, रेवेन्यू, जुडिशरी और मिलिट्री रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रांग लीडरशिप की रिक्वायरमेंट थी, जो कि लैक कर रही थी उस समय। तीसरी कोर प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नर जनरल को जो काउंसिल के डिसीजन है उसे फॉलो करना पड़ता था। अगर काउंसिल डिसएग्री कर रही है तो डिसीजन या तो डिले हो जाएगा या ब्लॉक हो जाता था। मतलब लीडरशिप वीक थी और सिस्टम स्लो रखता था। लेकिन ये सब तब बदलता है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो डिमांड करते हैं कि उनकी पावर्स को जो है ना वो और बढ़ाया जाए ताकि वो इफेक्टिव गवर्नेंस को कर सकें। तो फाइनली इसका सोल्यूशन ये था कि पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ गवर्नर जनरल के पास होनी चाहिए, ताकि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो जो कि सब कुछ मैनेज कर सके। अब आगे देखते हैं कि एक्ट ऑफ 1786 के एक्चुअली प्रोविजंस क्या थे, कि इसने क्या क्या चेंज लाए थे। तो सबसे पहले गवर्नर को जो है वो वीटो पावर दी जाती है। गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी गई कि काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था वो स्पेशल केसेस में। और दूसरा दूसरा ये कि अब गवर्नर जनरल जो है वो सिविल और मिलिट्री दोनों फंक्शन को संभालेगा, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल किसी स्पेशल केस या नॉर्मल केसेस में भी कमांडर इन चीफ के तौर पे भी काम करेगा, यानी कि सिविल और मिलिट्री पावर अब एक ही ऑफिस में आ चुकी थी। इन चेंजेस के बाद ये होता है, अपेरेंटली ये होता है कि गवर्नर जनरल जो है ना वो अब काउंसिल के कंट्रोल से रिलेटिवली फ्री हो गया था। डिसीजन मेकिंग फास्टर हो गई थी और इफेक्टिव हो गई थी। और इन सब चेंजेस की वजह से जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो गवर्नर जनरल थे, उनको प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया, जिससे सेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रांग हुआ। और इसी एक्ट ने एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाई, जो कि पावरफुल सेंट्रलाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए एक फाउंडेशन बनी आगे चल के। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में जो क्राउन था वो ये चाह रहा था कि सिस्टम को और स्टेबलाइज करने की की जाए, और इसी के चलते हुए आया था हमारा एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो उससे पहले हम उसका बैकग्राउंड जानेंगे, फिर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे जाएंगे। तो चार्टर एक्ट 1793 में बेसिकली क्या होता है, तो 1793 एक्ट की जरूरत क्यों थी? कंपनी का जो चार्टर था वो खत्म हो रहा था, उसे 20 साल के लिए रिन्यू करने की जरूरत थी। एडमिनिस्ट्रेटिव और जो जुडिशियल रिफॉर्म कॉर्नवालिस के अंडर लाए गए थे उन्होंने स्टेबिलिटी दी थी, तो कोई ज्यादा मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं थी। और ना ही ऐसा कोई मेजर इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा था जिसके चक्कर में स्ट्रक्चर को बदला जाए या उसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। इस समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड थी, गवर्नर जनरल पावरफुल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंट्रोल था, मतलब सिस्टम अब काफी फंक्शनल हो गया था। ओवरऑल जो ओवरऑल इस एक्ट से पहले का जो माहौल था वो एकदम स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन वाला था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी है, कंपनी के लिए कोई मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते क्राउन द्वारा, और इसी कंटिन्यूटी और कंसोलिडेशन को कंटिन्यू रखा जाता है। तो इसी के लिए लाया जाता है एक्ट ऑफ 1793, उसे हम देखते हैं। तो एक्ट ऑफ 1793 में जो चेंजेस किए गए थे, एक्चुअली कुछ मेजर चेंजेस हुए ही नहीं थे, उन्हें हम देख लेते हैं। एक तो 20 साल के लिए कंपनी की जो है वो चार्टर है उसे रिन्यू कर दिया गया था मोनोपोली के लिए। कोई नया कोई नया फ्रेमवर्क नहीं लाया गया था, नया नया कोई चेंज नहीं इतना बड़ा लाया गया था। जो पुराना सिस्टम था उसी को रीइंफोर्स किया गया और उसी को चलाया गया। गवर्नर जनरल की जो अथॉरिटी थी प्रेसिडेंसी के ऊपर वो थोड़ी और एक्सटेंड करेगी, उसको और थोड़ा बढ़ाया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर है वो कंटिन्यूड रहती है, और उनका जो एक्सपेंस होता है वो अब इंडिया के पर्स से लिया जाता है, इंडिया के रेवेन्यू से करा जाता है। साथ ही साथ है जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ का रोल भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं इस टाइम पे भी। यहाँ पे साथ ही साथ जो कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड में उसको भी एक्सटेंड किया जाता है, और जो सैलरी होती है वो इंडियन रेवेन्यू से जनरेट करके दी जाती है ऑफिशियल्स को, कंपनी के ऑफिशियल्स को। मतलब इंडिया का पैसा इंडिया पर रूल करने में यूज हो रहा था। इस एक्ट ने कोई रेवोल्यूशन चेंजेस तो नहीं लाए थे, बट एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था उसको लीगल कंटिन्यूटी दी। लेकिन नेक्स्ट एक्ट में हम ये समझेंगे कि सिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला ये एक्ट था, जो कि था एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फ्रेंड्स, अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का 1813 का बैकग्राउंड देखते हैं हम एक बार। तो दोस्तों, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ रूलर ही नहीं थी, मोनोपोली ट्रेडर भी थी। लेकिन ब्रिटेन ने बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट वो ब्रिटिश मर्चेंट से फेस कर रही थी। जो बाकी वहाँ के ट्रेडर्स थे ब्रिटेन के, वो प्राइवेट ट्रेड की डिमांड कर रहे थे इंडिया के मार्केट को
ओपन करने के लिए। और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड पे इंडिया के साथ ट्रेड करने की, उसे भी वो चाहते कि वो भी ब्रोक करी जाए। और जो साथ ही साथ लेजेस फेयर की जो आइडियोलॉजी थी, जिसमें जिसके तहत फ्री ट्रेड का कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहा था, मोनोपोली सिस्टम आउटडेट होने लगा था। और वहाँ के ट्रेडर्स चाह रहे थे कि जो इंडियन मार्केट है वो पूरे ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन ट्रेडर्स के लिए खोली जा सके। और साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी चाह रहे थे कि इंडिया में उनकी एंट्री करी जाए, ताकि वो अपने एजुकेशन और रिलीजियस एक्सपेंशन वहाँ पे कर सके। और इसी को देखते हुए क्राउन ये फैसला लेता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड को, अब उसे तोड़ा जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एज अ रूलर छोड़ा जाएगा, बाकी उनकी जो ट्रेड मोनोपोली है उसे वो खत्म किया जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के फीचर्स, इसके मेन प्रोविजंस क्या थे। इसका सबसे पहला मेन प्रोविजन तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड पे मोनोपोली था उसे खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ दो चीजों को छोड़ के, एक चाय का ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसे खत्म कर दिया जाता है। मतलब अब इंडिया का जो मार्केट था वो अब ओपन हो गया था ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए। और दूसरा, जो कंपनी है वो अब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाती है। अब कंपनी ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह जाती है। कमर्शियल जो रोल था उसका वो रिड्यूस हो गया था, बिल्कुल ही बचा था सिर्फ चाय के ट्रेड में और चाइना के ट्रेड में। और थर्ड, जो एंट्री हो जाती है मिशनरीज की इंडिया में, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने और प्रीच करने की परमिशन मिल गई थी, अपने रिलीजन को एम्पावर करने और उसे एक्सपेंड करने की। और साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन भी किया जाता है, जिसके लिए जो है सालाना 1 लाख रुपए स्पेंड किए जाते हैं क्राउन द्वारा, ताकि वेस्टर्न एजुकेशन और उनकी लिटरेचर का प्रमोशन किया जा सके। और यहाँ से इसे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी का एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। और इस एक्ट के द्वारा, 1813 के इस एक्ट के द्वारा जो सोवेरिटी होती है क्राउन की, वो रिअफर्म्ड कर दी जाती है कि यह क्लियरली स्टेटेड किया गया कि इंडिया अल्टीमेटली जो है वो ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है। तो दोस्तों, इस एक्ट के साथ कंपनी का कमर्शियल एरा खत्म होना स्टार्ट हो गया था। अब नेक्स्ट स्टेप और भी रेडिकल होने वाला था, क्योंकि कंपनी का ट्रेड कंप्लीटली फिनिश होने वाला था इस एक्ट के तहत, जो कि था हमारा एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आइए उससे पहले उसका बैकग्राउंड जानेंगे, फिर हम 1833 का एक्ट देखेंगे। 1813 के बाद अब एक क्लियर ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका था कि कंपनी का जो कमर्शियल रोल है उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। और 1833 तक सिचुएशन ये हो गई थी कि कंपनी का जो ट्रेडिंग रोल है ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो चुका था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीजन थे जिसके लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाया गया था, जो हम इस स्लाइड में देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इंडिया में वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। दूसरा ये कि एक यूनिफॉर्म्ड गवर्नेंस की जरूरत थी। तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों अलग अलग एक्ट्स और पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की नीड काफी फील हुई, जो कि लैक कर रही थी तीनों प्रेसिडेंसीज में आपस में। थर्ड, एक्सपेंशन की वजह से जो ग्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव नीड और कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो लॉ पॉलिसी और इतने सारे बड़े एम्पायर को संभालने के लिए जो मशीनरी थी वो लैक कर रही थी। उसी के चलते हुए जो हमारा एक्ट ऑफ 1833 है उसे लाया जाता है, ताकि ताकि जो वीक गवर्नेंस था उसे एक यूनिफाइड और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में बदला जा सके इस एक्ट के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि इस एक्ट ने जो है, चार्टर एक्ट 1883 ने क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए थे। सबसे पहले तो ये कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा जो ट्रेड है कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था। एंड ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज। अब कंपनी सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। पहला तो ये था। दूसरा, गवर्नर जनरल जो ऑफ बंगाल है उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह के बुलाया जाने लगा था। उसे प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। फर्स्ट हमारे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। थर्ड, क्रिएशन किया जाता है सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज का, जिसकी लॉज जो है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होंगे। और जो बॉम्बे और मद्रास जैसी जो प्रेसिडेंसी थी वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो उसे खो देती है। सारी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो बंगाल और गवर्नर जनरल के पास चली जाती है, सेंट्रलाइजेशन ताकि कंप्लीट हो सके। थर्ड, एक लॉ मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया जाता है, ऐड किया जाता है, जो कि लॉर्ड मैकॉले थे। और इसी के चलते हुए फर्स्ट लॉ कमीशन है वो बनाया जाता है, जो आगे चल के आईपीसी, इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोई भी इंडियन जो है उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी जॉब के लिए नहीं किया जाएगा। थ्योरेटिकली इसे एलिजिबल बनाया गया, लेकिन पेपर्स पे इसे एलिजिबल बनाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन सेम रहा है, उसमें कोई बदलाव ऐसा कुछ खास आया नहीं था। तो 1833 का ये एक्ट एक माइलस्टोन था, जिसने इंडिया को फर्स्ट सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया दिया और आगे जाके इसे और भी मजबूती दी, और फाउंडेशन की तरह एक्ट किया बाकी के आने वाले फ्यूचर एक्ट्स के लिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1853 की। उससे पहले हम उसका एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 1853 की एक्ट की जरूरत हमें क्यों थी।
फ्रेंड्स 1833 के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन एक नया चैलेंज सामने ये था कि गवर्नेंस को और भी ज्यादा बेटर कैसे बनाया जा सकता था, क्योंकि कंटिन्यूस एक्सपेंशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन टेबल लोड जो था वो बहुत ज्यादा था। गवर्नर जनरल के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। पूरे इंडिया को मैनेज करने के लिए एक सिंगल सिर्फ अथॉरिटी थी, जो कि डिफिकल्ट बनती जा रही थी मैनेज करना पूरे इंडिया को। सेकंड, बेटर लॉ मेकिंग की जरूरत थी। सेंट्रलाइज लेजिस्लेचर तो बन गया था, लेकिन उसमें प्रॉपर जो डिस्कशन और स्पेशलाइजेशन है उसकी कमी थी। थर्ड, सिविल सर्विस जो थी वो पैटर्न है जो नॉमिनेशन वाइज थी, जिससे इनएफिशिएंसी हो रही थी और फेवरेटिज्म हो रहा था, और जो सिलेक्टेड लोग थे वो काम करने के लायक नहीं थे सिविल सर्विसेज में। और ये ब्रिटेन में और इंडियंस में दोनों द्वारा ये आवाज उठाई जा रही थी कि ओपन सिविल सर्विस कंपटीशन होना चाहिए, जिसके तहत जो है गुड सिविल सर्वेंट जो है वो इंडिया को मिल सके, ब्रिटिश इंडिया को। और उस टाइम पे कंक्लूजन ये निकलता है ओवरऑल कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो इनएडिक्वेट था इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए। तो इसी के लिए हमारा लाया गया था एक्ट ऑफ 1853। आइए देखते हैं उसके कुछ प्रोविजन। सबसे पहला तो ये था कि जो गवर्नर जनरल की जो पावर है उसमें सेपरेट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो कुछ एडिशनल मेंबर ऐड किए जाते हैं, जो कि 6 थे, जिनमें से 4 आउट ऑफ 6 जो थे वो हमारे आगरा, मद्रास, बंगाल एंड मुंबई से थे। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी मेंबर्स बढ़ाए जाते हैं ताकि ताकि मशीनरी फंक्शन अच्छे से चल सके। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन होता है हमारा ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का फॉर सिविल सर्विसेज। इसको फॉर्मलाइज किया जाता है 1854 में, और ये रिकमेंड किया जाता है हमारे लॉर्ड मॉकले कमेटी 1854 के द्वारा। और ये मॉडर्न आईएएस सिस्टम का फाउंडेशन था। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड था बट इंपॉर्टेंट था। डिफरेंट प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड किए गए थे। यह रिप्रेजेंटेशन का एक इनिशियल स्टेप था। और जो कंपनी का जो टेन्योर था उसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया गया था, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो अब कभी भी कंपनी रूल अपनी मर्जी से चाहे तो खत्म कर सकती थी। और ये जो एक्ट है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि सेंट्रलाइजेशन से रिप्रेजेंटेशन की तरफ एक ट्रांजिशन को दिखाता है, जहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है फाइनली, इनिशियली। लेकिन इसके बाद एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि था हमारा 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। और उसके बाद जो है कंपनी रूल ही पूरा का पूरा एंड हो जाता है। तो आइए उससे पहले हम बैकग्राउंड दे देख लेते हैं 1857 के एक्ट का। 1815 एक्ट लाने से पहले जो 1857 का रिवोल्ट था, उससे अंग्रेजों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि जो उनके गवर्नेंस है और जो उनका रूल है उसमें काफी डीप फ्लॉज थे, जिसकी वजह से जो है ये मैसिव अपराइजिंग जो होती है कंपनी के अगेंस्ट वो हो जाती है। क्योंकि एक तरीके से सभी लोग, जैसे कि सोल्जर, रूलर्स, पीजेंट, सबने मिलकर कंपनी के अगेंस्ट इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, और काफी ये बड़ा रिवोल्ट माना गया था उस समय का। ये सिर्फ एक मिलिट्री न्यूट्रलिटी तक सीमित नहीं रहा था, वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल रिवेलियन भी इसमें देखे गए थे। और इससे क्राउन एक चीज बेटर समझ पाता है कि जो कंपनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कर रही है। कंपनी जो है वो इंडिया को इफेक्टिवली गवर्न कर नहीं पा रही है इस टाइम पे। और इसके रीजन मेनली ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करती थी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, रिंग ऑफ फेंस, ऐसी पॉलिसी जिनसे रूलर्स भी उनके खिलाफ हो चुके थे, और जमींदार, रूलिंग क्लास, पीजेंट क्लास, सारी क्लासेस उनके खिलाफ हो चुकी थी, जिससे एक लॉस ऑफ ट्रस्ट का माहौल बन गया था, जिससे इंडियन जो है वो बिल्कुल भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। और यह सारा कल्मिनेट होके 1857 के रिवोल्ट को जन्म देते हैं, जिससे क्राउन ये फील करता है कि अब इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल की जरूरत है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें करना ही पड़ेगा, और पावर जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में। तो अब आइए देखते हैं एक्ट ऑफ 1858 आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉमिस करता है कि अब इंडिया जो है वो एक गुड गवर्नेंस के अंडर एडमिनिस्ट्रेट होगा, और हम जो है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन एंड कस्टम्स में डिक्लेयर करेंगे कि हम किसी के रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और उनके कस्टम और कल्चर के आधार पर भी नहीं। तो सबसे पहला जो इसका प्रोविजन होता है वो ये होता है कि जो अबोलिशन किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, पावर ट्रांसफर करी जाती है ब्रिटिश क्राउन पे। दूसरा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उन्हें भी अबोलिश, एक पूरी की पूरी नई मशीनरी क्रिएट किया जाती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओएस का ऑफिस क्रिएट किया जाता है विद 15 काउंसिल मेंबर्स। पहले हमारे एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो होते हैं लॉर्ड एडवर्ड हेनरी स्टैनली। और जो एसओएस है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिया के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू डिसीजंस के लिए, और ये जो है वो इंडिया को गवर्न करते हैं क्राउन के बिहाफ पे। और थर्ड, एक गवर्नर जनरल जो होते हैं थे हमारे, उनकी पोस्ट को ट्रांसफॉर्म करके वाइसरॉय बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कह के बुलाया जाने जाएगा, और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे सीधा क्राउन को। और जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये एक्ट एक हिस्टोरिकल शिफ्ट लाता है कंपनी रूल से क्राउन रूल
क्राउन रूल में ट्रांजिशन होता है। अब नेक्स्ट फेज में जो ब्रिटिश का फोकस होता है वो होता है इंडियंस को थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देने का, क्योंकि 1885 में आगे जाके कांग्रेस का भी गठन हो जाता है। थोड़े थोड़े उससे पहले जो प्री कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे राजा राम मोहन राय रॉय की और बंगाल इंडिया एसोसिएशन, ये थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मांगती है, तो उन्हें अंग्रेज अब डिसाइड करते हैं कि अगर विद्रोह हमें नहीं चाहिए तो थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देके हम इन्हें उलझाए रखते हैं इस चीज में। तो अब इससे आगे हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, और उससे पहले हम उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल तो दे दिया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये हुआ कि 1857 का रिवोल्ट एक मेजर रीजन था इंडियन के एक्सक्लूजन का फ्रॉम गवर्नेंस से। ब्रिटिशर्स जो है वो समझ गए थे अगर इंडियंस को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया तो फिर से रिवोल्ट हो सकता है। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक नई पॉलिसी लेके आते हैं, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। अब वो एक नई अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कि इंडियंस को जो है वो गवर्नेंस में एसोसिएट करो, ताकि उन्हें ये वैलिडेटेड फील हो और रिकॉग्नाइज फील हो और वो रिवोल्ट ना कर सकें। तीसरा ये कि लोकल कंडीशन समझने के लिए भी इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, कि लोकल और ग्राउंड स्टेट पे क्या चल रहा है उसको समझने के लिए भी जरूरी था। और फोर्थ वन, पूरे इंडिया को सेंट्रल लेवल से कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसलिए थोड़ा पावर प्रोविंसेस को देना भी जरूरी था। फाइनली की इनसाइड इस एक्ट का ये था कि इंडियंस को सेटिस्फाइज करना जरूरी था विदाउट गिविंग देम रियल पावर भी नहीं देनी, और साथ ही साथ उन्हें ऐसा फील भी कराना है कि उनके पास पावर है। तो अब इसके प्रोविजन देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंशन किया जाता है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए और बढ़ा दिया जाता है, और उसमें इंट्रोडक्शन किया जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, और उसमें नॉमिनेशन के द्वारा, और 3 इंडियंस को जो है वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिलती है, जो कि जिसमें से पहले होते हैं राजा ऑफ बनारस, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला एंड तीसरे होते हैं सर दिनकर राव। साथ ही साथ जो वाइसरॉय है उसे ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी जाती है एनी इमरजेंसी केसेस में, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिडेट होता था। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम करते हैं हमारे लॉर्ड कनिंघम, यानी कि जो आप आज के समय में मॉडर्न पॉलिटिक्स में हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री को संभालता है, उसके इंट्रोडक्शन करते हैं लॉर्ड कैनिंग। और साथ ही साथ जो बॉम्बे मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो रिस्टोर करती जाती हैं, अब वो बंगाल द्वारा कवर नहीं होती हैं साफ साफ। और इस एक्ट से बिगनिंग होती है डिसेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन की इंडिया में। लेकिन मेन पार्ट पार्ट ये था कि काउंसिल जो है उन्हें उनमें इंडियंस को इंक्लूड तो कर लिया गया था, लेकिन काउंसिल सिर्फ अभी डिस्कस और सजेस्ट ही कर सकती थी, रियल पावर नहीं थी उनके पास, कोई रियल पावर अभी ब्रिटिशर्स के पास थी। हमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का इल्यूजन क्रिएट करके दिया गया था कि अब हम इंडियंस को लगने लगे कि हाँ हमारे पास भी पावर है। अब अब इसके बाद हमारा अगला एक्ट है एक्ट ऑफ 1892। 1892। अब पहले उसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर उसके प्रोविजंस देखेंगे। 1892 का बैकग्राउंड हम समझें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि 1885 में जो है कांग्रेस आईएनसी वो फॉर्म हो चुकी थी, और आईएनसी जो है वो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स मांग रही थी। रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861 के तहत लाए गए थे वो काफी वीक थे, और लार्जली जो थे वो इनफेक्टिव थे, उनसे कुछ नहीं हो रहा था, उससे इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे। धीरे धीरे जो डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन जो है वो और बढ़ती गई। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारी, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन मांग रही थी, बजट डिस्कस करने का राइट मांग रही थी, और मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन मांग रही थी काउंसिल में। धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये रियलाइज करती है कि ये प्रेशर को इग्नोर करना काफी रिस्की हो सकता है, और एक नया 1857 जैसा रिवोल्ट 1857 जैसा एक रिवोल्ट दोबारा क्रिएट हो सकता है। तो वो धीरे धीरे एक इन्हें ग्रेजुअल रिफॉर्म देने की कोशिश करती है। ब्रिटिश का अप्रोच क्लियर था, थोड़ा दो लेकिन कंट्रोल में मेंटेन रखे दो ताकि रिवोल्ट ना हो सके। अब आइए देखते हैं सेक्टर प्रोविजंस। सबसे पहले तो एक्सपेंशन किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल्स पे, दोनों काउंसिल्स में मेंबर्स की जो संख्या होती है वो बढ़ा दी जाती है, रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होता है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ऑफिशियली इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन नॉमिनेशन थ्रू रिकमेंडेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज यूनिवर्सिटी इन जैसी संस्थाओं से लोग चुन के आ सकते थे, या इलेक्शन सिस्टम का अर्ली फॉर्म कहा जा सकता था। थर्ड, राइट टू डिस्कस बजट मिला, मेंबर्स को अलाउ किया गया बजट पर डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन वोट या मॉडिफाई नहीं कर सकते थे उस चीज को। फोर्थ, राइट टू आस्क क्वेश्चन मिला, मेंबर क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं थे। ओवरऑल लिमिटेड पावर कंटिन्यू रहती है, काउंसिल की पावर अभी भी एडवाइजरी नेचर की थी, रियल अथॉरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। यह यह एक्ट ऐसा ऐसा फील कराता है कि रिप्रेजेंटेशन तो इंक्रीज हुई है लेकिन पावर नहीं। अब इंडियंस और ज्यादा डिमांड करने वाले थे, और नेक्स्ट एक्ट में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है कम्युनल पॉलिटिक्स की एंट्री का, जो कि हमारा था एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम मोल्ले मोंटे रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करी गई थी। उससे पहले उसके बैकग्राउंड देखेंगे हम। 1909 एक्ट के मोल्ले मोंटे रिफॉर्म्स के मेजर रीजन ये थे कि 1885 के आईएनसी के बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे लोग भी
निकल के आते हैं जो कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म में विश्वास करते थे और जो कि नेशनलिज्म की जो आग है और जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। और हमें देखने को मिलता है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड नेशनलिज्म। और साथ ही साथ यहाँ पे पार्टीशन भी होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जिससे जो सेंटिमेंट है वो और भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़क जाते हैं लोगों के। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है और नेशनलिज्म जो है वो और भी एग्रेसिव हो जाता है। और इसी के साथ डिमांड बढ़ रही थी सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल, सारे पॉलिटिकल ग्रुप एक ही डिमांड कर रहे थे एक ही सुर में कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ताकि हम खुद गवर्न कर सकें। बट ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये चीज़ इंडियंस को नहीं देना चाहते थे। इसके खिलाफ लड़ने के लिए वो एक स्ट्रेटजी लाते हैं, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी। ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा यूनाइटेड इंडिया उनके लिए एक थ्रेट बन सकता है, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, डिवाइड एंड रूल की। 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो चुका था। मुस्लिम लीग अपनी अलग डिमांड कर रही थी, सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। एक तरफ आईएनसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स मांग रहा था और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो कि सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रही थी। तो दोनों ही तरफ से जो ब्रिटिशर्स है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए काफी प्रेशर था और फाइनली ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो रिफॉर्म देंगे लेकिन यूनिटी तोड़ के देंगे। और आता है फिर हमारा मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन किया जाता है सेपरेट इलेक्टोरल रोड्स का मुस्लिम्स के लिए। जो मुस्लिम्स है उनको अलग रिजर्व सीटों पे इलेक्शन लड़ने की आज़ादी दे दी गई थी। और दूसरा यहीं से बिगिनिंग होती है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स में। और इसी के साथ साथ जो चेंजेस और लाए गए थे वो ये थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल हो या फिर प्रोविंशियल हो, उनमें जो है काफी हद तक एक्सपेंड किया गया था और एक्सपेंशन किया गया था। मेंबर्स की जो संख्या थी वो 16 से बढ़ा के 60। इंडियंस को जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिलती है। पहली बार इंडियंस को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया था। जो पहले शख्स जो मेंबर बने थे वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। इसी के साथ साथ जो है मेंबर्स को रेजोल्यूशन मूव करने का राइट मिला, पब्लिक मैटर्स पर डिस्कस करना अलाउड था। लेकिन साथ ही साथ में लिमिटेड डेमोक्रेसी यहाँ पे दी गई थी। इलेक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं मिली थी, फ्रेंचाइजी लिमिटेड थी, सॉरी फ्रेंचाइजी लिमिटेड थी। इस एक्ट के तहत रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ लेकिन यूनिटी ब्रेक हो गई थी। अब नेक्स्ट स्टेज में ब्रिटिशर को और प्रेशर फेस करना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अब नेक्स्ट हमारा जो एक्ट होगा वो होगा हमारा मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म, जिसे हम एक्ट ऑफ 1919 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए पहले उसके बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1909 के बाद, मोलेमोंटो रिफॉर्म्स के बाद इंडियंस की पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और फिर आता है ग्लोबल इवेंट वर्ल्ड वॉर 1 1914, जो कि 1914 से 1918 तक रहा। इसमें जो इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश सर्स को सोल्जर, मनी और रिसोर्स देते हैं। रिटर्न में इंडियन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी और वो खुद से रूल करने का उनका डोमिनियन स्टेटस उन्हें दिया जाएगा। और साथ में दूसरा रीजन ये था कि मोंटेगो डिक्लेरेशन जो कि 1917 में हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि धीरे धीरे हम जो इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्निंग के वो हम इंडिया में बनाएंगे और उन्हें सेल्फ गवर्नेंस देंगे। थर्ड, जो डिससेटिस्फेक्शन था लोगों में 1909 के रिफॉर्म्स के बाद, मोलमेंटल रिफॉर्म्स के बाद, वो और भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और जो राइजिंग नेशनल मूवमेंट थे, कांग्रेस और अदर ग्रुप्स जो डिमांड कर रहे थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, उसको लेके और भी ज्यादा अग्रेशन बढ़ रहा था। अब इसी को देखते हुए नीड टू सेटिस्फाई इंडियन ब्रिटिशर्स को समझ आती है। ब्रिटिशर्स को लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स देना अनअवॉइडेबल हो गया है, इसलिए वो लाते हैं एक्ट ऑफ 1990, जिसमें लिमिटेड पावर शेयर करो, फुल कंट्रोल मेंटेन करो, ये आइडियोलॉजी रखी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब आइए देखते हैं इसके मेन प्रोविजंस। सबसे पहले प्रोविजन इसका ये था, इंट्रोड्यूस की जाती है डायरकी इन प्रोविंसेस में। प्रोविंस में डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम का, जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो रियल पावर ऑथोराइज करते हैं और जो इंडियन मिनिस्टर हैं उन्हें छोटी मोटे जो डिपार्टमेंट है उन्हें वो दिए जाते हैं। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला रिजर्व सब्जेक्ट जो कि होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, जो कि गवर्नर कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रिटिश खुद कंट्रोल करते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इंडियंस और मिनिस्टर, वो कंट्रोल करते हैं। इस सिस्टम को कहते थे डायरकी। ओके, अब दूसरा चेंजेस जो ये आता है वो आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का एट सेंटर। सेंटर में जो है वो 2 हाउस क्रिएट किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे क्रिएट किया जाता है। और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्रीज किया जाता है। 3 आउट ऑफ 8 मेंबर जो होते हैं बाउंसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अब वो इंडियंस ही होने चाहिए थे। ये प्रोविजन भी इसमें इंक्लूड था। और जो सेंटर के सारे सब्जेक्ट थे वो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ही रहेंगे, उन्हें बिल्कुल भी बांटा नहीं जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करी जाती सेंट्रल लेवल पर। एक्सपेंशन किया जाता है फ्रेंचाइजी का, ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स मिले लेकिन स्टिल लिमिटेड थे। वो बेसिस पे थे प्रॉपर्टी के, एजुकेशन के, इन बेसिस पे वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं।
सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब उन्हें 6 एंग्लो इंडियंस यूरोपियन सबको इंक्लूड कर दिया गया था। मतलब बिल्कुल ही डिवाइड एंड रूल का पीक अपनाया गया था इस एक्ट में, ताकि पूरा इंडिया बढ़ सके। नेक्स्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है। प्रोविंसेस को थोड़ी ऑटोनॉमी मिली, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी ओवरराइडिंग पावर थी। एंड लास्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 1926 में स्टेबलाइज किया जाता है, और साथ ही साथ हाई कमिश्नर है वो इंडिया के लिए बनाया जाता है लंदन। तो ये था हमारा एक्ट ऑफ 1990। इस एक्ट के द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट का ट्रायल वर्जन तो दिया जाता है, लेकिन ये सिस्टम फेल होने वाला था, क्योंकि नेक्स्ट एक्ट में और बड़ा चेंज आता है, जो कि है एक्ट ऑफ हमारा 1935, जिससे जो पूरे ब्रिटेन ब्रिटिश इंडिया एरा का पूरा सबसे एलैबोरेटेड और डिटेल्ड एक्ट है, जिसमें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी काफी बड़ा हिस्सा लिया है हमारे आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। आइए देखते हैं अब क्या बैकग्राउंड, क्या स्थिति रही थी जिसके लिए एक्ट ऑफ 1935 ब्रिटिशर्स को लाना पड़ा था। अब 1919 का डायरेक्ट सिस्टम एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाया, इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे और पॉलिटिकल प्रेशर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। इसके मेन रीजन ये क्या थे, इस एक्ट को लाने के लिए फेलियर हुआ था। एक तो डायरेक्टी का, प्रोविंस में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कंफ्यूज और इनएफिशिएंट था, रियल पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी। दूसरा, साइमन कमीशन आता है 1927 में। ब्रिटिशर्स ने रिव्यू के लिए साइमन कमीशन भेजा, लेकिन नो इंडियन मेंबर नहीं था। 7 मेंबर्स थे उसमें, और 7 के 7 ब्रिटिश थे, व्हाइट थे। इसके खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट होता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, और इसी दौरान लाला लाजपत राय की मौत भी हो जाती है, जिससे और भी नेशनलिज्म जो भावना है वो भड़क जाती है लोगों के प्रति। थर्ड 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 ये होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो कि 1930 से लेकर 32 के बीच में होती है, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच, इंडियन लीडर्स के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन होते हैं, फ्यूचर फ्रेमवर्क डिसाइड करने की कोशिश होती है, लेकिन सारे के सारे जो है वो फेल होते हैं, कोई भी एक डिसीजन नहीं दे पाता है। नेक्स्ट राइज होता है महात्मा गांधी का, जिनके अंडर कई सारे मास प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कि सीडीएम, एनसीएम, जिनसे लोगों के बीच अब इंडिपेंडेंस की भावना काफी बच गई थी। अब वो आजादी से नीचे और कुछ भी नहीं चाह रहे थे। इसी को देखते हुए अब ब्रिटिशर्स को एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क देने की जरूरत महसूस होने लगी, ताकि जो इंडियंस है उनको और थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखा जा सके। यह एक्ट एक अटेम्प्ट था इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर देने का, लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल के साथ। अब आइए देखते हैं इसके प्रोविजंस। पहला तो ये कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है, प्रोविंसेस को रियल ऑटोनॉमी दी गई। डायरकी है उसे अबॉलिश कर दिया गया। प्रोविंसेस में मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे अब लेजिस्लेचर को लेके लेके रिस्पॉन्सिबल थे, और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ। गवर्नर है उसे उसकी स्पेशल पावर दी जाती है, डिस्क्रिशनरी पावर। जिन एक्ट्स में वो एक्ट जिन जिन जिस फील्ड में जरूरी है वो एक्ट कर सकता है अपनी पावर को। सेकंड, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज की जाती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक फेडरेशन बनानी थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट इसे कभी ज्वाइन नहीं करती, इसलिए कभी फुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ हमें डिवीजन ऑफ पावर भी देखने को मिलती है, जिसमें पावर बांटी जाती है फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट के बीच। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है डायरकी इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। जो सिस्टम प्रोविंसेस में फेल हुआ था उसको सेंटर पर भी ट्राई किया गया, पर वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ कभी भी। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है इंडिया का फर्स्ट फेडरल कोर्ट स्टेबलाइज होता है 1937 में, और उसके ये इस सुप्रीम कोर्ट का प्रेकर्सर है, होता है फेडरल कोर्ट। और इसके बाद जो है हमारा स्टैब्लिश किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1953 में, और इलेक्टोरेट है उसको भी एक्सपेंड किया जाता है। अब जो 14%, 10 से 14% पॉपुलेशन है वो अब वोट देने के एलिजिबल मानी जा रही है। तो इस एक्ट के तहत दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई फीचर यहीं से लिए गए हैं। अब लास्ट स्टेज में बचा है इंडिपेंडेंस, इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। अब आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या, पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, देन इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 देखेंगे। 1930 के बाद भी इंडियंस फुली सेटिस्फाइड नहीं थे, और फ्रीडम मूवमेंट और इंटेंस हो गया। एक तरफ राइज हो रहा था मास मूवमेंट का, जैसे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरा देश फ्रीडम के लिए खड़ा हो गया था। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक भी हमें देखने को मिलता है। क्रिस्प मिशन, कैबिनेट मिशन सब फेल हो गए थे मुस्लिम लीग को मनाने में, और पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हो गया था। अब समझ में आ रहा था कि जो पार्टीशन है वही एक जरिया है। थर्ड वन, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उससे जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इकोनॉमिकली काफी वीक हो चुका था, वो इंडिया को कंट्रोल करने के लायक नहीं बचा था, और उसे इकोनॉमिकली नहीं कर सकता था। नेक्स्ट रीजन ये था कि कम्युनल जो टेंशन थी और जो पार्टीशन डिमांड थी, मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि सेपरेट नेशन चाहिए उन्हें पाकिस्तान। उसके चलते हुए जो कम्युनल टेंशन और जो काफी सारे दंगे हुए हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में, जिसमें बंगाल में काफी हिंसा होती है, नोआखाली में खासकर। और जो ब्रिटिशर्स भी हैं वो अब इंडिया को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो भी इकोनॉमिकली वीक हो चुके थे। और जो हमारी आईएनए थी, आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के अंडर जो हमारी इंडियन आर्मी थी वो रिवोल्ट करने को किसी भी हद पे तैयार थी।
अब सिर्फ एक फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था, वो था पावर का ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। हम देखते हैं फाइनल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और उसके प्रोविजंस देखते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है उसको टर्मिनेट किया जाता है इंडिया के ऊपर से। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसको एबॉलिश किया जाता है, पावर ट्रांसफर की जाती है टू सेपरेट डोमिनियंस को, इंडिया और पाकिस्तान को। गवर्नर जनरल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड की तरह एक्ट करते हैं दोनों डोमिनियंस के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे समय दिया जाता है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के। साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें भी ब्रिटिश सोवरेनिटी से रिलीज किया जाता है और उन्हें फ्री कर दिया जाता है, चाहे वो इंडिया के साथ जुड़े या पाकिस्तान के साथ जुड़े, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते थे। और जो ऑल ट्रिटी और सारी की सारी जो ट्रिटी और एग्रीमेंट जो होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के साथ, उन्हें भी लैप्स और खारिज कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल पूरे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कैसे एक एक एक्ट ने उसे शेप किया और कैसे हमने पूरी हमारी जर्नी देखी इस चीज़ की। यह सिर्फ एक एक्ट की स्टोरी नहीं थी, यह पावर रेजिस्टेंस और एवोल्यूशन की भी स्टोरी थी। फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, हर स्टेप ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आपको उसके पीछे की एक जनरली समझ आएगी, ना कि सिर्फ एक बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आपको दिखेगी। सो थैंक यू, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया। बाय।